हेलो दोस्तों, आज मैं आपके पास में लेके आया हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 5, जिसके अंदर हम बात करेंगे किसकी, कूलम्ब्स इन्वर्स लॉ की और इसके अलावा इसका न्यूमेरिकल्स की। तो ध्यान से देखिए, पहले मैं कुछ न्यूमेरिकल्स बता रहा हूँ और फिर आपको कूलम्ब इन्वर्स लॉ के बारे में बताऊँगा। तो ध्यान से देखिए, एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, बेस्ट न्यूमेरिकल है जिसको हम कह सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास में क्या दे रखा है, देखिए न्यूमेरिकल कि अगर हमारे पास में दो बॉल्स है और दोनों बॉल्स का हमारे पास में जो मास दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास में गिवन देख लेते हैं। दोनों बॉल्स का जो मास है वो दे रखा है हमारे पास है 200 ग्राम, यानी इसको लिख सकते हैं हम 0.2 किलोग्राम। इसके अलावा जो दो बॉल्स है, ध्यान से देखिए, उसको एक थ्रेड से टांगा जाता है हमारे पास में, एक वायर से। इसकी जो लेंथ है वो दे रखी है हमारे पास पे, लेंथ दे रखी है हमारे पास है 40 सेंटीमीटर। जो इसकी वायर की जो लेंथ है वो दे रखी है कितनी, 40 सेंटीमीटर। और दोनों बॉल्स के जो बीच की गैप है यहाँ पे हमारे पास पे, वो दे रखा है हमारे पास है, जो दोनों बॉल्स के बीच का गैप है वो दे रखा है 4 सेंटीमीटर। और दोनों बॉल्स चार्ज है और दोनों बॉल्स इक्वली चार्ज है, दोनों का चार्ज भी हमारे पास पे सेम दे रखा है, यानी Q1 Q2 Q के बराबर है। इस चार्ज की ही वैल्यू को डिटरमाइन करना है हमारे को कि इन दोनों में कितना चार्ज है, इसी की वैल्यू को हमारे को डिटरमाइन करना है। तो हम देखिए कैसे उस वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास में ये बॉल है, इसको अंदर अपने पास में यहाँ पे एंगल थीटा है। सबसे पहले हम जानते हैं कि बॉल है, टंगी हुई है, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, टेंशन फोर्स लगेगा। अपन जानते हैं अगर बॉल को हम नीचे की तरफ खींचते हैं तो ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है, टेंशन फोर्स लगता है। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस बॉल की टेंशन फोर्स के बारे में, ये हमारे पास पे एंगल थीटा ले लिया, ये भी हमारे पास है थीटा बटा हुआ है, ये जेड बन रहा है। तो जेड के अंदर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल भी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ऊपर की तरफ ये टी है, ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा होगा। यहाँ पे अपने पास थीटा बन रहा है, ऊपर की तरफ टी है, ऊपर कितना हो जाएगा हमारे पास है, टी कॉस थीटा। इसका जो वर्टिकल हॉरिजेंटल कंपोनेंट है ये ऊपर टी कॉस थीटा, तो इधर की तरफ कितना लगेगा, यहाँ पे टी साइन थीटा लगेगा। बॉडी का मास m है, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा कितना, mg फोर्स लगेगा हमारे पास में, और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कितना, कूलम्ब फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे हमारे पास में 4 फोर्स लग रहे हैं, ध्यान से देखिए। अगर यहाँ पे t टेंशन है थीटा एंगल पे, वर्टिकल कंपोनेंट की तरफ कितना होगा, t cos थीटा, हॉरिजॉन्टल की तरफ t sin थीटा, नीचे की तरफ कितना होगा mg, और इधर की तरफ लगेगा हमारे पास में कूलम्ब फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर हमारे पास ऊपर की तरफ फोर्स लग रखा है टी कॉस थीटा, नीचे की तरफ कितना है, एम जी के बराबर होगा। इक्वेशन फर्स्ट, इधर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, टी साइन थीटा, ये बराबर होगा कूलम्ब फोर्स अपोजिट की तरफ। कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन दोनों पे चार्ज सेम है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास है, इसकी वैल्यू निकलती है। हम क्या करें, सेकंड को अगर फर्स्ट से डिवाइड कर दें, यानी टी साइन थीटा को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं टी कॉस थीटा से, तो वैल्यू निकल के आती है के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम जी। यहाँ पे हमारे पास में टी से टी कैंसिल, साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम जी। ये इक्वेशन हमारे पास में थर्ड निकल के आई है। अब यहाँ पे हमारे पास में के की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, एम की वैल्यू भी पता है, जी की वैल्यू भी हमारे को पता है, क्यों निकालना है, टेन थीटा की वैल्यू नहीं पता। अब मैं यहाँ पे टेन थीटा कैसे निकालूंगा, यहाँ पे हमारे को पता है कि थीटा इज वेरी स्मॉल, देखिए सर थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा बहुत ज़्यादा छोटा है हमारे पास पे। तो हमने क्या किया, टेन थीटा को एज अ इक्वेट कर दिया थीटा के बराबर में। अगर मैं यहाँ पे टेन थीटा को थीटा के इक्वेट कर सकता हूँ, तो एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को दूसरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के भी इक्वेट कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास में वैल्यू में ज़्यादा फर्क नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास में जो थीटा है, इसको मैंने साइन थीटा के इक्वेट कर दिया, यानी इस टेन थीटा की जगह अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू भी डिटरमाइन कर लेता हूँ तो आसानी रहेगी। ये इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि ये देखिए मेरे पास पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ये मैं ये ट्रायंगल भी बनाने वाला हूँ आपके पास, ये राइट ट्रायंगल है। यहाँ पे हमारे पास एक थीटा है, ये हमारे पास पे ये पूरा 4 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये कितना है हमारे पास है 40, ये वायर की लेंथ है 40। तो हमारे पास है साइन थीटा निकालना बहुत आसान है। यहाँ पे हमारे पास में कैसे, यहाँ पे हमारे पास है साइन थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, पी अपॉन एच होता है। थीटा की सामने वाली परपेंडिकुलर टू, 90 की सामने वाली 40, कट के कितना हो जाएगा 1/20। पुट इन इक्वेशन, अगर मैं थर्ड इक्वेशन में पुट करूँ टेन थीटा जो कि बराबर है साइन थीटा के, जिसकी वैल्यू 1/20 होगी,
इक्वेट कर देंगे के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम डी। अब वैल्यू निकालनी है हमारे को क्यू की, बहुत आसान, 1/20 ऐसे कैसे आ गया, के की वैल्यू 9 × 10⁹, क्यू स्क्वायर हमारे को पता नहीं, आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू है कितनी हमारे पास पे 4 सेंटीमीटर, मीटर में करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, या तो ऐसे कर ले 4 × 10⁻² मीटर, तो यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 16 × 10⁻⁴, ठीक है। एम कितना है हमारे पास 0.2, जी की वैल्यू हम 10 ले सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से पॉइंट हटेगा, ऊपर 10 लग जाएगा, 10 से 10 तो गया, यहाँ पे हमारे पास पे 2 है, ये 20 है, इन सबको ऊपर भेज दिया, यानी 2 × 16 × 10⁻⁴ अपॉन 20 × 9 × 10⁹, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, बराबर किसके है, क्यू स्क्वायर। सॉल्व करना है कुछ ही नहीं, ये कट के कितना हो जाएगा हमारे पास में 10 हो जाएगा, ये 10⁻10 हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2 से 20 कटेगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा हमारे पास पे, और 10⁻9 और 10⁻1 तो कितना हो जाएगा 10⁻10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/9 10⁻⁴ अपॉन 10⁻10, ऊपर जाएगा तो -10 हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ से स्क्वायर है, रूट लग जाएगा, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 का हो जाएगा 4 अपॉन 9 का कितना हो जाएगा 3, रूट में 10 की पावर ये -14 हो जाएगा, 10 की पावर -14 का कितना हो जाएगा 10 की पावर -7, ये वैल्यू हो जाएगी, कितना कूलम्ब चार्ज होगा हमारे पास पे। तो ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल तरीके से मैंने इस कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व करा दिया, ये न्यूमेरिकल आने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। तो ध्यान से देखिए क्या किया मैंने, ये 2 बॉल्स थी, दोनों का बॉल का मास गिवन था, दोनों को थ्रेड से बांधा गया जिसकी लेंथ हमारे को गिवन है, इसके अलावा हमारे पास दोनों के बॉल्स के बीच का गैप 4 सेंटीमीटर का है, तो हमारे पास पे यहाँ पे दोनों का चार्ज निकालना है जो इक्वली चार्ज है। तो कैसे निकाला हमने, यहाँ पे ये चीज़ गिवन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन, ऊपर टी कॉस थीटा है, नीचे एम जी बराबर, हॉरिजेंटल लगाए, हॉरिजेंटल एक्सिस टी साइन थीटा, इधर कूलम्ब फोर्स जो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर है, डिवाइड किया, tan थीटा के इक्वेट किया, वैल्यू निकल के आई। अब यहाँ पे tan थीटा निकालना है, थीटा बहुत छोटा है तो tan थीटा को थीटा के इक्वेट कर दिया, तो एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को दूसरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के भी इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे sin थीटा के बराबर कर लेंगे, sin थीटा की वैल्यू निकालना आसान, वैल्यू पुट कर दो sin थीटा tan थीटा की जगह, यहाँ पे हमारे को क्यू स्क्वायर निकालना है, ये ऊपर चला जाएगा, वैल्यू पुट कर दो सारी की, जिसकी है की पता है, क्यू नहीं पता, यहाँ पे आर का स्क्वायर है, आर की वैल्यू मीटर के अंदर कन्वर्ट कर ली, ये हमारे पास है सॉल्यूशन निकल के आएगा, सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास है चार्ज निकल के आएगा 4/3 × 10⁻⁷ कूलम्ब। तो ये एक न्यूमेरिकल था जो आपको काफ़ी अच्छी हद तक समझ में आ गया होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला न्यूमेरिकल है हमारे पास। एक और न्यूमेरिकल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, एक न्यूमेरिकल और मैं बताने जा रहा हूँ जो कि आपके पास में इम्पोर्टेंटली है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, रिवर्स में जाकर के आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा अगर कोई समस्या आती है तो आपको। ध्यान से देखिए, हमारे पास में जो दूसरा न्यूमेरिकल है वो क्या बता रहा है कि सपोज कीजिए कि 2 चार्ज पार्टिकल है और दोनों पे सेम चार्ज है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, दोनों के बीच का फोर्स आपको, दोनों के बीच का गैप आर दे रखा है, तो अब आपको ये बोल रहा है कि इस वक्त जो फोर्स होगा, ठीक है, अब इस वक्त क्या फोर्स होगा हमारे पास पे, फोर्स की वैल्यू क्या होगी के, दोनों पे चार्ज क्या है सेम है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब ये बोल रहा है हमारे पास में कि अगर मैं कोई दूसरी बॉडी जो कि अनचार्ज है, उस अनचार्ज बॉडी को पहले ए से कॉन्टैक्ट करा रहा हूँ, फिर उसी ए से कॉन्टैक्ट कराने के बाद में बी से कॉन्टैक्ट करा रहा हूँ। अगर मैं किसी अनचार्ज बॉडी को ए से कॉन्टैक्ट कराऊँ, फिर वापस से बी से कॉन्टैक्ट कराऊँ, अब ए और बी के बीच का फोर्स कितना होगा, और पहले वाली कंडीशन और दूसरे वाली कंडीशन का हमारे को फोर्स का रेशियो निकालना है। तो अब देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से। हमने एक सी बॉडी ली, यहाँ पे हमारे पास है सी बॉडी है, ये अनचार्ज है, इस अनचार्ज को इससे कॉन्टैक्ट कराएं, तो कॉन्टैक्ट कराने से चार्जिंग बाय कंडक्शन प्रॉपर्टी मैंने बता रखी है, दोनों पे इक्वली चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास में कितना हो जाएगा, इस पर भी कितना हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा, इस पर Q चार्ज है तो दोनों पे इक्वली होगा, Q का आधा आधा हो जाएगा, इस पर भी कितना हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा। अब इस पर Q नहीं रहा, अब इस पर कितना रह गया, Q/2 रहेगा। अब इसको कॉन्टैक्ट करा रहे हैं हम किससे, B से कॉन्टैक्ट करा रहे हैं। अगर मैं इसको B से कॉन्टैक्ट कराऊँ, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको कॉन्टैक्ट करा रहा हूँ B से, तो अब इसका Q/2 है और इसका Q है, पहले तो 0 चार्ज था इसलिए आधा आधा हो गया, अब तो इसके पास भी चार्ज हो गया, Q/2 तो हो गया। अब इन दोनों को ऐड करके आधा आधा कर दो, यानी Q/2 प्लस Q को ऐड करके हाफ कर दो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे
q/2 + 2 को ऐड करके हाफ कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 2q + 2, तो ये कितना हो जाएगा 3q/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना चार्ज हो जाएगा हमारे पास है 3q/4 चार्ज हो जाएगा। ध्यान से समझ आएगा, इस पे भी 3q/4 चार्ज हो जाएगा, सेम चार्ज हो जाएगा, इक्वली बढ़ जाएगा, दोनों को ऐड करके हाफ। अब इन दोनों के बीच का फोर्स वापस निकालना है। F' = K, पहली बॉडी का चार्ज हो गया q/2, दूसरी बॉडी का चार्ज कितना हो गया 3q/4 हो गया अपॉन r², डिस्टेंस सेम है, तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 3, तो ऐसे कैसे k q², 4 टू कितना हो जाएगा 8r², ये F' की वैल्यू जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में चले जाओ, हमारे पास में k q²/r² की वैल्यू क्या है f है, तो यहाँ पे F' की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/8 ऑफ f, इसका रेशियो भी निकालना है, F' अपॉन f = 3:8 आएगा हमारे पास। ये सिंपल कंडीशन निकल गया है। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं हमारे पास में कि दो इक्वली चार्ज बॉडी अगर हमारे पास में दोनों पे हमारे पास में सेम नेचर का चार्ज है, तो अगर हम दोनों को क्या करते हैं टच कराते हैं दूसरी अनचार्ज बॉडी से, अगर पहले ए बॉडी को टच कराते हैं फिर दूसरी बॉडी को टच कराते हैं, तो अब उनके फोर्स के अंदर कितना चेंज निकल के आएगा। तो ये हमने बात करी है दूसरे कूलॉम्स लॉ के एक और न्यूमेरिकल की बात करी है। अब एक और देखिए हमारे पास में, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे हमारे पास में कि कूलॉम्स का इनवर्स लॉ, यानी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम बोल सकते हो, ये इनवर्स कूलॉम्स लॉ भी बोल सकते हो उसको। तो ध्यान से देखिए कैसे हम बात करते हैं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ या कूलॉम्स इनवर्स लॉ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए हम इसके बारे में कैसे जानकारी ले रहे हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली आप मेरी बात को ध्यान से समझते रहे। कोई भी परेशानी आती है तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। तो देखते रहे आप इसको। यहाँ पे हमने क्या किया है कि दो चार्ज बॉडी ली है, एक पे Q1 चार्ज है, एक पे Q2 चार्ज, एक की पोजीशन A है, एक की पोजीशन B है। यहाँ से हमारे पास में ये O पॉइंट है, O पॉइंट से Q1 की पोजीशन वेक्टर है R1 यानी डिस्टेंस, और Q2 कहाँ पे प्लेस्ड है हमारे पास में R2 पे प्लेस्ड है, ठीक है। यानी यहाँ से Q1 की पोजीशन वेक्टर दे रखा है हमारे पास, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे रखा है R1 वेक्टर, और Q2 कहाँ पे प्लेस्ड है R2, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी के अंदर होता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि Q1 Q2 के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, यानी F12 पे कितना फोर्स लगा रहा है और F21 पे कितना फोर्स लगा रहा है, हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो ध्यान से देखिए, दोनों के बीच का जो गैप होगा, या तो हम इसको R21 लिख सकते हैं या R12 लिख सकते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा लेकिन डायरेक्शन अलग अलग रहेगी, ठीक है, क्योंकि दोनों चार्ज के इसके बीच का गैप तो सेम ही रहेगा हमारे पास में। When Q1 applied a force on Q2, अगर Q1 Q2 पे फोर्स अप्लाइड करता है तो कैसे, When Q1 applied and force on Q2, अगर Q1 Q2 पे फोर्स अप्लाइड करता है तो हम कैसे निकालते हैं, तो F12 हम बात करेंगे, क्योंकि 1 2 पे फोर्स अप्लाइड कर रहा है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि ऐसे कैसे Q1 चार्ज Q2 पे फोर्स अप्लाइड कर रहा है अपॉन दोनों के बीच का गैप R12 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में गैप R12 डॉट आ जाएगा हमारे पास है R12 वेक्टर, क्योंकि 1 और 2 के बीच की पोजीशन वेक्टर हम लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में इसका यूनिट वेक्टर लेंगे जिससे उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अगर इस यूनिट वेक्टर को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास में क्या आ जाता है F12 वेक्टर ऐसे कैसे कि Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर डॉट ये हो जाएगा R12 का वेक्टर अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड। तो सॉल्व होकर के आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब डॉट R12 वेक्टर, ये आ जाएगा F12 की वैल्यू K Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब डॉट R12 का वेक्टर, ये हमारे पास में F12 की वैल्यू निकल के आएगी। ये इक्वेशन हो गया हमारे पास में फर्स्ट। ध्यान से देखिए क्या किया हमने, पहला दूसरे पे फोर्स कूलॉम्स लॉ से लगाएंगे, हमारे पास है K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर डॉट R12 वेक्टर, वेक्टर का फॉर्मूला वेक्टर क्वांटिटी अपॉन मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया हमारे पास। अगर मैं बात करता हूँ व्हेन Q2 applied a force on Q1, Q2 Q1 पे कैसे फोर्स अप्लाइड करता है, तो F21 के बारे में बात करेंगे, K Q1 Q2 लेंगे, लेकिन अब यहाँ पे बात करेंगे R21 की, क्योंकि पोजीशन वेक्टर अब R21 हो गई 2 से 1 पे मल्टीप्लाई बाय R21 का यूनिट वेक्टर।
अगर मैं यहाँ पे R21 का यूनिट वेक्टर लेता हूँ के Q1 Q2 अपॉन, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, R12 का मैग्नीट्यूड और R21 का मैग्नीट्यूड एक दूसरे से बराबर रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में बीच का गैप तो सेम ही है हमारे पास में, वो तो चेंज होगा नहीं। तो हमने क्या कर लिया, R21 का जो मैग्नीट्यूड सपोज करो यहाँ से यहाँ तक जाए 5 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ पे आए तो भी 5 सेंटीमीटर, बात तो सेम ही रहेगी। लेकिन यहाँ से यहाँ पे आते हैं तो उसके वेक्टर का, यानी हम जैसे कि वेक्टर 2 डायमेंशनल फॉर्म में होता है तो लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। और अगर हम बात करें दूसरे का R2 लेके चलते हैं हमारे पास है तो आ जाता है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। तो एक तो करें हम x1 से x2 तो x1 माइनस x2, और एक करें x2 से x1 मतलब R2 से R1 तो x2 माइनस x1, तो उसमें चेंज आता है, पोजीशन वेक्टर में चेंज आता है, ना कि हमारे पास है मैग्नीट्यूड हमारे पास है सेम ही रहेगा। यहाँ पे हमारे पास पे R12 R21 के बराबर, तो R21 की जगह मैं R12 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। R21 का वेक्टर क्या होता है हमारे पास में, ये पहले तो इसको ऐसे ही रहने दो, इसका स्क्वायर 21 ही रहने दो। R21 को लिख सकते हैं R21 का वेक्टर अपॉन R21 का R21 का वेक्टर अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर को सॉल्व किया, यहाँ पे आ जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन मल्टीप्लाई कर दो R21 का क्यूब डॉट R21 वेक्टर। यहाँ पे हमारे पास पे F21 जो निकल के आएगा उसको लिखेंगे के Q1 Q2, R21 का क्यूब है तो Q1 की जगह R12 लगा सकते हैं हम, R12 का क्यूब डॉट R21 वेक्टर क्वांटिटी में लग रखा है हमारे पास में, तो R21 वेक्टर क्वांटिटी में लग रहा है हमारे पास है तो उसको लिख सकते हैं हम क्या, R2 माइनस R1, क्या लिख देंगे हम इसको, R2 माइनस R1। अब इसमें माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस के Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब, R21 ऐसे लिख सकते हैं R2 माइनस R1, R2 में माइनस कॉमन ले लिया तो ये जाएगा R1 माइनस R2। अब R1 माइनस R2 का मतलब हो गया R12, उसका पोजीशन वेक्टर आ रहा है 1 से 2 तक, तो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास है क्या, माइनस करके Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब डॉट R12 का वेक्टर, ये हो गया हमारे पास है F21 वेक्टर की वैल्यू, ये इक्वेशन हो गई हमारे पास है सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखो, बिल्कुल सेम टू सेम है, जो हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू आ रही है वही वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे निकल के आ रही है, वही वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे निकल के आ रही है, के Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब डॉट दिस। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे अपन, F12 लिख देंगे, यानी हमारे पास है F21 वेक्टर बराबर हो जाएगा माइनस F12 वेक्टर के। तो इसको बोलते हैं एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और कूलॉम इनवर्स लॉ भी इसको हम बोल सकते हैं, कूलॉम इनवर्स फॉर्म रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये हमारे पास में वेक्टर फॉर्म के अंदर हमने कूलॉम्स को रिप्रेजेंट किया कि Q1 Q2 पे फोर्स अप्लाई करता है तो उसका फॉर्मूला वेक्टर की फॉर्म में, फिर Q1 का वेक्टर है तो उसका वेक्टर क्वांटिटी अपॉन उसका मैग्नीट्यूड ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है। फिर Q2 Q1 पर अप्लाई करता है तो हमारे पास है वही Q1 Q2 बस R21 आ जाएगा उसका वेक्टर। अब ये 21 है, पहले तो 21 वेक्टर तो उसका वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ये क्यूब हो जाएगा, R21 12 के बराबर है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दोनों के हमारे पास सेम है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे अपने पास में जो 21 है वहाँ पे लिख दिया 12। यहाँ पे R21 वेक्टर है उसको लिख सकते हैं R2 माइनस R1, माइनस कॉमन लिया तो उसको हो जाएगा R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 किसकी वैल्यू होती है, R12 की वैल्यू होती है, तो आप लिख सकते हैं R12 की वैल्यू होती है R1 माइनस R2, क्योंकि पहले से दूसरी पोजीशन में जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास में R12। अब ये फर्स्ट इक्वेशन से अगर बात करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर आप लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पे आ जाएगा F12, यानी पहला दूसरे पे जितना फोर्स अप्लाइड कर रहा है उतना ही अपोजिटली दूसरा पहले पे फोर्स अप्लाइड कर रहा है। तो ये हमारे पास पे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, और इसके मैंने 2 न्यूमेरिकल्स आपको समझाए हैं। तो न्यूमेरिकल्स तो आप समझ में आ गए होंगे, प्लस ये भी आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। और अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझाने वाला हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी समझाने वाला हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेशन बताने वाला हूँ, और ड्यू टू पॉइंट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कितना होता है उसके बारे में बात करेंगे हम, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। अभी हमारे पास में 3 से 4 वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करेंगे, और अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो थैंक यू गाइस।